हेलो एवरीवन। लास्ट पीरियड में जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें हम संयुक्त फलन के गुणधर्मों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने संयुक्त फलन का पहला गुणधर्म जिसे हमने प्रमेय 1.4 से दिखा रखा था उसे पढ़ लिया था। पहला गुणधर्म क्या था? एक एकैकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम जो होता है वो सदैव अद्वितीय होता है। ये हमारा पहला गुणधर्म था, इसके बारे में कल हमने पढ़ लिया था। आज हम संयुक्त फलनों के बाकी के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक आज भी अपना वही है, संयुक्त फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। आज हम दूसरे गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम यहां प्रमेय 1.5 के रूप में लिखेंगे। कल भी मैंने बताया था, आपको एक बार फिर से बता देता हूं। प्रमेय 1.5 कोई ऐसा विशेष चीज नहीं है कि जिसे इस तरीके से रटना हो कि नहीं साहब प्रमेय 1.5 ये होती है। प्रमेय 1.5 का मतलब सिंपल सा ये है, पहले चैप्टर की 5वीं प्रमेय। और ये जो राइटर है बुक का, जो अपनी बुक का राइटर है, ये उसके लिखने का तरीका है। अगर हम चाहें तो इसे प्रमेय 1.5 की जगह गुणधर्म 2 भी लिख सकते हैं, तब भी चलेगा। ओके, तो गुणधर्म हमारा क्या है? यदि f a से b में परिभाषित एक एकैकी आच्छादक फलन है तथा f इनवर्स b से a में परिभाषित इसका प्रतिलोम फलन है, तो f इनवर्स OF बराबर IA तथा FOF इनवर्स बराबर IB, जहां IA और IB क्रमशः समुच्चय A तथा B पर परिभाषित तत्समक फलन है। ये बुक में हमारा गुणधर्म दूसरे गुणधर्म के रूप में या प्रमेय 1.5 के रूप में लिखा हुआ है। पहले हम ये समझते हैं कि असल में ये गुणधर्म है क्या है। ये गुणधर्म हमसे ये कह रहा है कि अगर f जो है वो हमारा a से b में परिभाषित कोई ऐसा फलन है जो एकैकी आच्छादक है और f इनवर्स b से a में इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित है, तो अगर हम इन दोनों फलनों को संयुक्त करें तो संयुक्त करने पर हमें तत्समक फलन प्राप्त होते हैं। ये गुणधर्म ये बात बोल रहा है। अब यहां पर तत्समक फलन क्या चीज है? तत्समक फलन के बारे में अपन पहले से पढ़ चुके हैं। तत्समक फलन वो फलन होते हैं जिनमें हम कोई सी भी प्रांत के किसी भी अवयव की अगर पुट करें तो हमें रिजल्ट के रूप में प्रांत का वही अवयव परिसर में वही अवयव प्राप्त हो जाए। तो ये गुणधर्म हमारा फाइनली ये कहता है कि अगर कोई फलन है और वो एकैकी आच्छादक है और हम उसका प्रतिलोम फलन निकालें, फिर इन दोनों को मतलब मूल फलन को और प्रतिलोम फलन को संयुक्त कर दें, तो संयुक्त करने पर जो फलन प्राप्त होगा वो कैसा होगा? तत्समक फलन होगा। अब हम इस गुणधर्म की व्याख्या करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है। चलिए, तो अगर होता है तो किस तरीके से होता है, राइट? सबसे पहले इस काम के लिए हमें एक फलन लेना होगा, माना कि f a से b एक
एकेकी, चलिए ये मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल अपन वैसे पढ़ते हैं। हमने मान लिया f a से b में परिभाषित कैसा फलन है, एकेकी आच्छादक फलन, और हम जानते हैं कि अगर कोई फलन एकेकी आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम फलन निकाला जा सकता है, और वो कहाँ होगा, वो होगा b से a में परिभाषित। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रतिलोम फलन, किसका, f का, राइट। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम दो फलनों को संयुक्त करते हैं तो फलन का नाम हम कैसे डिसाइड करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो f इनवर्स OF, अगर हमें ये वाला फलन परिभाषित करना है तो हम क्या करेंगे, चेक क्या करेंगे, ऊपर वाले का परिसर नीचे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। यहां चूंकि f का परिसर सबसेट इक्वल टू f इनवर्स का प्रांत, ऐसा है, साफ देख रहे हैं हम, b और b बराबर तुल्य समुच्चय हैं, तो क्या हो गया, f का मतलब ऊपर वाले का जो परिसर है वो क्या हो गया, f इनवर्स का प्रांत हो गया। इसलिए फलन हमारा क्या हो जाएगा, f इनवर्स OF। संयुक्त फलन कहां परिभाषित हो गया, f इनवर्स OF। कहां होगा परिभाषित, ऐसे, इस तीर के निशान के अकॉर्डिंग हम परिभाषित कर लेते हैं। f इनवर्स O, f कहां हो जाएगा, a से a में परिभाषित है। चलिए भाई, ये तो हो गया हमारा एक चीज। अब अगर हमें दूसरा, भाई आपके पास दो फलन, एक f इनवर्स OF, दूसरा f O इनवर्स, मतलब दोनों को ही संयुक्त करना है, तो अब की बार हम क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे, f इनवर्स को लिख देंगे ऊपर और f को लिख देंगे नीचे। एक बार फिर से चेक करो, ऊपर वाले का परिसर नीचे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, है तो फलन हमारा संयुक्त फलन ऐसे परिभाषित हो जाएगा। कहां होगा, यहां से यहां। तो पुनः f इनवर्स का परिसर सबसेट इक्वल टू f का प्रांत, इसलिए f O f इनवर्स b से b में परिभाषित। लीजिए भाई, हमने इन दोनों ही फलनों को किस किस को, एक इस वाले संयुक्त फलन को और दूसरा इस वाले संयुक्त फलन को परिभाषित कर लिया। परिभाषित तो ये हो गई, f इनवर्स OF कहां परिभाषित हो गया, a से a में, और FO f इनवर्स कहां परिभाषित हो गया, b से b में, राइट। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब हमें ये और प्रूव करना है कि ये वाला फलन IA के बराबर है और ये वाला संयुक्त फलन IB के बराबर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, माना कि स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A तथा स्मॉल b बिलोंग टू कैपिटल B। हमने क्या किया, ये जो दो समुच्चय हैं जो इस पूरे चीज में अपन को दिख रहे हैं, a और b, हमने क्या कर लिया, इनको ले लिया कि a और b दो अवयव हैं, और ये किस तरीके से हैं, इस प्रकार है कि हमने ये दो अवयव ले लिए और दो अवयवों को ये मान लिया कि ये किस तरीके से हैं कि इन पर fa बराबर b है। इस a का अवयव स्मॉल a है और इस b का अवयव स्मॉल b है, और इनमें क्या संबंध है, f के अंतर्गत a का प्रतिबिंब कितना है, b है। अब हमें प्रतिलोम फलन की परिभाषा से यह भी पता है कि अगर कहीं पर fa बराबर b होता है तो f इनवर्स b बराबर a होता है, राइट। ये बात हमें प्रतिलोम फलन की परिभाषा से पहले से पता है। तो अगर हमने क्या मान लिया है कि a का एक अवयव स्मॉल a है, b का एक अवयव स्मॉल b है, और ये किस तरीके से है कि इन पर a का f प्रतिबिंब b है, तो प्रतिलोम फलन की परिभाषा से b का
एफ इनवर्स वाला प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। ये चीज हमने पुरानी जो हमारे पास जानकारी है या पुरानी जो चीज हमने पढ़ी है उनके बेस पे लिख ली। चलिए अब हमें क्या करना है, प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए के लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा फलन है, मतलब अवयव समुच्चय है ए, हम इसके एक अवयव स्मॉल ए के लिए एक चीज चेक कर रहे हैं, क्या, एफ इनवर्स। देखिए यहां हमारा जो फलन है वो क्या है, ये जो हमने परिभाषित किया है ये ए से ए में फलन है। तो हमने क्या किया, इस प्रांत वाले, हम इस फलन के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, इस प्रांत के अवयवों पे इसका मान कितना आएगा ये चेक कर रहे हैं। तो इस ए का हमने एक अवयव लिया स्मॉल ए, और उस स्मॉल ए पर एफ इनवर्स ओ एफ का मान निकाला। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं ऐसी बहुत बार। क्या होगा, अगर हमें इस अवयव पर इस फलन का मान निकालना है तो क्या करेंगे, पहले इस ओ को खत्म करेंगे और उसकी जगह मजला कोष्ठक लिख देंगे। लिख दिया। अब हमारे पास समीकरण 1 से एफ ए का मान कितना है, बी है, वो लिख देंगे, एफ इनवर्स बी लिख दिया, राइट। एफ इनवर्स बी आ गया, भाई एफ ए की वैल्यू बी है तो बी लिख दी। एफ इनवर्स बी का मान कितना है, ए। ये देखिए एफ इनवर्स बी का मान समीकरण 1 के अकॉर्डिंग कितना है, ए है। तो फाइनली अपने पास क्या हो गया, अतः एफ इनवर्स ओ एफ कहां हो गया, ए से ए में। यही तो है देखिए फलन, एफ इनवर्स ओ एफ कहां परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित है। और एफ इनवर्स ओ एफ ए बराबर स्मॉल ए किसके लिए, समुच्चय ए के हर एक अवयव के लिए, या प्रांत के हर एक अवयव पर फलन का मान कितना आ रहा है, वही आ रहा है। अगर हम ए दे रहे हैं तो ए आ रहा है, राइट। अब जरा याद कीजिए कि अगर समुच्चय ए पर कोई तत्समक फलन परिभाषित हो तो हम क्या कहते थे। मैंने जब तत्समक फलन आपको पढ़ाए थे तो कहा था कि अगर किसी समुच्चय पे कोई तत्समक फलन परिभाषित है तो उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी, और सफिक्स में क्या करते हैं, उस समुच्चय का नाम लिख देते हैं, राइट। और कैसे होता है, इसका मतलब ये ए से ए पर परिभाषित हो गया, राइट। चलिए इसी चीज को हम यहां लिख रहे हैं, चूंकि आइए ये कहां है, ए से ए में परिभाषित है। हम जानते हैं तत्समक फलन जो यहां सफिक्स में लिखा है उस समुच्चय से उसी में परिभाषित होता है। और परिभाषा क्या होती है, आइए स्मॉल ए बराबर स्मॉल ए, जो अवयव देते हैं वही हमें वापस मिलता है, किसके लिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए। अब जरा ध्यान से देखिए यहां, क्या ये दोनों तुल्य फलन है, इस ऊपर वाले फलन का प्रांत ए, नीचे वाले का भी ए, इसका सहप्रांत ए और इसका भी सहप्रांत ए, और प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर इस फलन का मान ये और नीचे वाले का भी मान बराबर है, दोनों बराबर हो गए। इसलिए अपन क्या लिखेंगे, अतः एफ इनवर्स ओ एफ बराबर आई ए। ये चीज फाइनली हमें प्रूव करनी थी, राइट। तो ये पहली चीज प्रूव हो गई अपनी, ये वाली। इसको हमने प्रूव कर दिया पहले को। कहा भाई, अगर एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है, एफ कोई फलन है ए से बी में और एफ इनवर्स इसका प्रतिलोम फलन है, और हम एफ इनवर्स को एफ के साथ संयुक्त करें तो हमें तत्समक फलन आइए मिलता है। ये चीज हमने प्रूव कर दी। चलिए अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे को कैसे प्रूव करेंगे। ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं दूसरे में, कि दूसरा जो फलन है ये वाला एफ ओ एफ इनवर्स, ये कहां परिभाषित होगा, बी से बी में परिभाषित होगा, राइट। चलिए देखिए, जब हम इस वाले फलन की बात करते हैं तो देखिए इसका प्रांत क्या है, बी है। तो अब हमें अवयव किसके लेने पड़ेंगे, बी के, राइट। पुणे
प्रत्येक स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी के लिए। मतलब यहाँ तक जो ऊपर है ये तो दोनों में सेम है, उसके बाद जो अभी हमने यहाँ लिखा था उसे मिटा के अपन ये काम कर रहे हैं। पुनः प्रत्येक स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी के लिए एफ ओ एफ इनवर्स बी बराबर क्या करेंगे, अब हम मतलब इस फलन का प्रांत बी के अवयव स्मॉल बी पर मान निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, इस ओ को हटाएंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, मजला कोष्टक। एफ इनवर्स बी का मान समीकरण 1 से कितना है, स्मॉल ए है, रख दीजिए, राइट। एफ ए का मान कितना है, बी, रख दिया। फाइनली अपने पास क्या आएगा, एफ ओ एफ इनवर्स ये आएगा बी से बी में परिभाषित, और क्या हो जाएगा, एफ ओ एफ इनवर्स बी बराबर स्मॉल बी किसके लिए, प्रत्येक बी बिलोंग टू कैपिटल बी। मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए फलन का मान बी हो जाएगा या वही आएगा। अब एक बार फिर से अपन एक और तत्समक फलन लिखते हैं, आई बी। आई बी क्या होगा, बी से बी में परिभाषित तत्समक फलन होगा। और कैसे परिभाषित होगा कि अगर हम बी का कोई अवयव दें स्मॉल बी तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, स्मॉल बी ही मिलेगा। अब देखिए दोनों ही फलनों के प्रांत समान, सहप्रांत समान और प्रांत के प्रत्येक बिंदुओं पर फलन का मान भी समान, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ ओ एफ इनवर्स बराबर आई बी। मतलब एफ का और एफ इनवर्स का संयुक्त फलन किसके बराबर आएगा, आई बी के। मतलब फाइनली हम इस दूसरी कंडीशन को भी प्रूव कर देते हैं, राइट। तो ये हमारे प्रतिलोम फलनों का दूसरा गुणधर्म हो गया, क्लियर। चलिए अपन अब बढ़ते हैं तीसरे गुणधर्म की तरफ। तो तीसरा जो गुणधर्म है संयुक्त फलनों का वो क्या कहता है कि किसी एकैकी आच्छादक फलन का जो प्रतिलोम फलन होता है वह भी एकैकी आच्छादक होता है। इसे हमने बुक में प्रमेय 1.6 के नाम से लिखा हुआ है। तीसरा गुणधर्म कह सकते हैं, प्रमेय 1.6 भी कह सकते हैं। गुणधर्म हमारा क्या है, एक एकैकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन भी एकैकी आच्छादक होता है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि हम कैसे से प्रूव करेंगे। क्या ये सही कह रहा है गुणधर्म हमारा, अगर कह रहा है तो किस तरीके से। गुणधर्म ये कह रहा है कि अगर कोई एकैकी आच्छादक फलन है और हम उसका प्रतिलोम फलन निकालें तो कैसा होगा, एकैकी आच्छादक होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फलन लेना पड़ेगा है जो ए से बी में परिभाषित है। राइट। अब ये एकैकी आच्छादक फलन है इसलिए इसका प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स हो जाएगा बी से ए में। प्रत्येक एकैकी आच्छादक फलन का एक अद्वितीय प्रतिलोम फलन होता है और इसलिए एफ ए से बी में जो फलन परिभाषित है उसका प्रतिलोम फलन हो जाएगा एफ इनवर्स
जो कहाँ परिभाषित होगा, बी से ए में परिभाषित होगा। ये हमने मान लिया। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ दो समुच्चय ए और बी, इन दो के दो अवयव ले लेते हैं। पुनः माना के स्मॉल a1 स्मॉल a2 बिलोंग टू ए, तथा हमने ए के दो अवयव ले लिए और b1 b2 बिलोंग टू बी, ऐसे ही हमने बी के भी दो अवयव ले लिए। इस प्रकार हैं कि ये हमने दो अवयव ले लिए। अब देखिए ये अवयव किस तरीके से हैं कि a1 पर फलन का जो मान है या a1 पर फलन का जो प्रतिबिंब है वो कितना है, b1 है। ऐसे ही a2 पर जो फलन का प्रतिबिंब है वो कैसे है, b2 है। ऐसे समझ सकते हो इसे, ये मेरा a हो गया, ये b हो गया, ये a1, ये a2, ये b1, ये b2। तो a1 किससे जुड़ रहा है, a2 से, और b1 किससे जुड़ रहा है, b2 से। किसके अंतर्गत, फलन f के अंतर्गत, राइट। अब प्रतिलोम फलन की परिभाषा तो हमें पता ही है। प्रतिलोम फलन की परिभाषा क्या कहती है कि अगर f a1 बराबर b1 है तो f इनवर्स b1 बराबर क्या होगा, a1 होगा। ऐसे ही अगर f a2 बराबर b2 है तो f इनवर्स b2 बराबर क्या होगा, a2 होगा, राइट। यही तो प्रतिलोम फलन की परिभाषाएं हैं। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। अगर a1 का प्रतिबिंब b1 है तो प्रतिलोम फलन के अंतर्गत b1 का प्रतिबिंब a1 होगा। अब हमें असल में करना क्या है, हमें असल में ये जो फलन है हमारा, इसे एकैकी आच्छादक प्रूव करना है। और एकैकी आच्छादक प्रूव करने का वही तरीका होता है जो नॉर्मली हमने पढ़ा है। पहले हम एकैकी प्रूव करेंगे, उसके बाद आच्छादक प्रूव करेंगे, राइट। चलिए एकैकी प्रूव करते हैं। पहले एकैकी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि एकैकी प्रूव करने के लिए जिस फलन को हमें एकैकी प्रूव करना है हम उसके प्रांत के दो अवयव लेते हैं। यहाँ पर प्रांत क्या है हमारा, किस फलन को एकैकी आच्छादक प्रूव करना है, इसको तो हमने मान ही रखा है, इसको करना है f इनवर्स b से a वाले को। तो हम क्या करेंगे, इसके प्रांत, इसका प्रांत कितना है, b है, तो हम b के दो अवयव ले लेंगे। माना के b1 b2 बिलोंग टू b, इस प्रकार है कि हमने क्या किया, इस फलन के प्रांत के दो अवयव ले लिए b1 और b2, और वो किस तरीके से हैं कि इन पर जो है वो फलन का मान बराबर मान लिया हमने। सॉरी, f इनवर्स है फलन, f इनवर्स b1 बराबर कितना है, f इनवर्स b2। यही कार्य करते हैं हम, प्रांत के दो अवयव लेते हैं और उन पर फलन के मान को कैसा मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं, राइट। अब जरा समीकरण 1 और 2 से देखिए, f इनवर्स b1 की वैल्यू कितनी है, a1 है, f इनवर्स b2 का मान कितना है, a2 है, और ये दोनों कैसे हैं, बराबर है, ये हमने मान रखा है, राइट। अब जरा हम वापस एक चीज पे आते हैं। देखो ये चीज हम पहले ही कह चुके हैं कि जो f है हमारा वो कैसा है, एकैकी आच्छादक है, राइट। f हमारा किस तरीके का, एकैकी आच्छादक है। मैं दिख रहा है कि एक अवयव का संबंध एक, मतलब किन्हीं भी दो अवयवों के प्रतिबिंब एक समान नहीं। अब अगर हम ये कहें कि साहब इस अवस्था में ये दोनों अवयव a1 और a2 कैसे हैं, ये बराबर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये बराबर हैं तो इनका मान भी बराबर होगा। हम यही तो प्रूव करते हैं। एकैकी आच्छादक प्रूव करने के लिए यही तो प्रूव करना है हमें।
और ये हम पहले से मान रहे हैं कि f कैसा है, एक एक ही आच्छादक है, तो अगर फलन का मान बराबर है तो अवयव बराबर है, अगर अवयव बराबर है तो फलन का मान बराबर होगा, राइट। तो हम इस a1 और a2 की जगह क्या लिख देंगे, f(a1) और बराबर f(a2)। ऐसा क्यों करके पॉसिबल है, क्योंकि f क्या है, चूंकि f एक एकी है, हमने पहले से मान रखा है कि f एक एकी है, इसलिए फलन का मान भी बराबर होगा। चलिए अब f(a1) और f(a2) ये दोनों बराबर हैं। f(a1) का मान कितना है, b1, राइट। f(a2) का मान कितना है, b2। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो b1 और b2 भी बराबर होंगे। लीजिए साहब, अपना प्रूव हो गया कि अपना ये चीज प्रूव हो गई कि अगर किन्हीं दो प्रांत के किन्हीं दो बिंदुओं पर फलन का मान बराबर है तो वो बिंदु भी बराबर है। फलन है हमारा यहाँ f इनवर्स, प्रांत के अवयव है b1 और b2, हमने इन पर फलन का मान बराबर माना है। देखिए f इनवर्स b1 बराबर f इनवर्स b2, और सिद्ध किया है कि b1 और b2 बराबर है। ओके, और ऐसा कब होता है, जब वो फलन एक एकी होता है, इसलिए f इनवर्स कैसा हो जाएगा, एक एकी हो जाएगा। लीजिए भाई, f इनवर्स एक एकी प्रूव हो गया। अब हमें इसे आच्छादक और प्रूव करना है, तो आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, आच्छादक की कंडीशन लेंगे। चलिए आच्छादक और प्रूव करते हैं इसे। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर का या 11th का, तो आच्छादक प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सहप्रांत है उसका अवयव लेते हैं, राइट, और उसके अवयव पर यह प्रूव करते हैं कि जिस उस अवयव के लिए जो हमने सहप्रांत से लिया है, प्रांत में कम से कम एक प्रतिबिंब अवश्य विद्यमान है। यह चीज प्रूव करते हैं। अब देखिए, हमने यहां पहले ही मान रखा है चूंकि f आच्छादक है, हमने पहले से ही मान रखा है कि f कैसा है, एक एकी भी है और आच्छादक भी, आच्छादक है। अब अगर ये आच्छादक है तो इसका मतलब क्या होगा, ये आच्छादक की कंडीशन को पूरा करेगा, इसलिए प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल, सॉरी f की बात कर रहे हैं, f का अवयव लेंगे स्मॉल b बिलोंग टू कैपिटल B के लिए। प्रांत A में कम से कम एक अवयव स्मॉल a इस प्रकार विद्यमान होगा कि, ये हम आच्छादक की कंडीशन से लिख रहे हैं। अभी मैं एक और चीज बताऊंगा ऐसे लिखने के पीछे वजह क्या है, f a बराबर b। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने आच्छादक मान रखा है f को, तो हमने आच्छादक की कंडीशन लिख ली कि अगर f आच्छादक है तो प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, सॉरी सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत A में कम से कम एक अवयव स्मॉल a इस प्रकार का विद्यमान होगा कि f a बराबर b। अगर इसी चीज को हम चाहें तो गणित के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, f a बराबर b। इस चीज का मतलब हिंदी में वही है कि अगर f आच्छादक है तो f के सहप्रांत b के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत a में कम से कम एक अवयव इस प्रकार से विद्यमान होगा कि उस पर फलन का मान सहप्रांत के उस अवयव के बराबर होगा। और ये हमने आच्छादक की कंडीशन से लिखा है, f आच्छादक मान रखा है इसलिए हमने ये लिख लिया। अब चलिए, अगर हमें f इनवर्स को भी आच्छादक प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा।
अगर एफ इनवर्स आच्छादक है तो एफ इनवर्स का जो सहप्रांत है उसमें भी, उसके प्रत्येक अवयव के लिए भी प्रांत में कम से कम एक अवयव इस तरीके का जरूर विद्यमान होगा जिस पर फलन का मान उस अवयव के बराबर। तो यहां जो सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अतः प्रत्येक, अब देखिए हम इसको आच्छादक प्रूव करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके सहप्रांत का अवयव लेंगे। सहप्रांत एफ इनवर्स का क्या है, ए, तो हम क्या करेंगे, ए का ही अवयव ले लेंगे। अतः प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग टू ए का तात्पर्य है कि इस सहप्रांत के अवयव स्मॉल ए के लिए प्रांत बी में, किसके, एफ इनवर्स के प्रांत बी में एक अवयव स्मॉल बी इस प्रकार होगा कि, किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, एफ इनवर्स बी बराबर ए, राइट। अब होगा, अब हमें यह प्रूव करना है कि साहब ये होना चाहिए, चूंकि एफ इनवर्स की परिभाषा से हम जानते हैं कि एफ इनवर्स की परिभाषा क्या कहती है कि अगर कहीं पर एफ ए बराबर बी है तो इसका मतलब एफ इनवर्स बी बराबर ए होगा। इसलिए ये जो हमारा कथन है 4 नंबर, ये कैसा होगा, सत्य होगा। भाई ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं ना कि एफ आच्छादक है और ये जो चीज है ये सही है। चलिए हम इसे नीचे लिखने की जगह ऊपर लिख देते हैं इस वाली चीज को, जिससे कंफ्यूजन नहीं पैदा हो। हम इसे यहां लिख देते हैं, एफ ए बराबर बी है, ये तो सत्य हो गया। इसका मतलब एफ इनवर्स बी बराबर क्या होगा, ए होगा, राइट। क्यों होगा, प्रतिलोम फलन की परिभाषा से। राइट। अब हमें यह सिद्ध करना है कि साहब अगर ये चीज, ये तो सही सिद्ध कर दिया हमने, एक आच्छादक है इसका ये होगा और प्रतिलोम फलन की परिभाषा से ये चीज आएगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसके सहप्रांत में, एफ इनवर्स के सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए भी प्रांत में एक अवयव इस प्रकार से विद्यमान होगा कि उस पर एफ इनवर्स का मान ए है। फाइनली सिद्ध हो गया। अतः एफ इनवर्स आच्छादक है। अब देखिए एफ इनवर्स एकैकी भी है और एफ इनवर्स आच्छादक भी है। ऐसा कब होता है, ऐसा एकैकी आच्छादक फलन के केस में होता है। इसलिए फाइनली अपन क्या लिखेंगे, चूंकि एफ इनवर्स एकैकी और आच्छादक दोनों है, इसलिए एफ इनवर्स एकैकी आच्छादक फलन है। यही हमें सिद्ध करना था कि अगर एक फलन एकैकी आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम फलन भी एकैकी आच्छादक होता है। चलिए नेक्स्ट गुणधर्म की तरफ चलते हैं अपन। जो अगला गुणधर्म है जिसे प्रमेय 1.7 के रूप में लिख रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। तो गुणधर्म 1.7 है या प्रमेय 1.7 जिसे कहा जा रहा है, वो क्या है, ये गुणधर्म कहता है कि अगर G और F
दो एकैकी आच्छादक फलन है और इनका संयुक्त फलन GOF परिभाषित किया जा सकता है, तो एक तो इस GOF का प्रतिलोम फलन परिभाषित होगा और दूसरा वो किसके बराबर होगा, GOF इनवर्स बराबर F इनवर्स ओ G इनवर्स के। यदि F और G दो एकैकी आच्छादक फलन है और इनका संयुक्त फलन GOF परिभाषित किया जा सकता है, तो GOF का प्रतिलोम फलन परिभाषित होगा या विद्यमान होगा। तथा GOF का इनवर्स F इनवर्स O G इनवर्स विद्यमान होगा और वो किसके बराबर होगा, इस चीज के बराबर होगा। राइट, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या लिया, F और G दो एकैकी आच्छादक फलन है। F को मान लिया A से B में और G को मान लिया B से C में। किस तरीके के हैं ये, एकैकी आच्छादक फलन है, ये हमने मान लिया। राइट, अब सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को याद हो कि पहले तो ये देखें कि क्या इनका संयुक्त फलन परिभाषित भी होगा। हमें करना है GOF, तो F ऊपर आएगा G नीचे। देखिए GOF परिभाषित करना है तो ऊपर वाले का परिसर नीचे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय है। चूंकि F का परिसर सबसेट इक्वल टू G का प्रांत, इसलिए GOF परिभाषित हो जाएगा। कहाँ होगा, GOF ऐसे परिभाषित होगा A से C में। लीजिए भाई, पहली कंडीशन हमने अपने गुणधर्म की पूरी कर ली। पहली क्या है कि अगर हमने सबसे पहले तो एकैकी आच्छादक फलन लिए और ये देखा कि क्या इनका संयुक्त फलन GOF परिभाषित है, तो भैया ये संयुक्त फलन GOF परिभाषित हो गया। कहाँ हो गया, A से C में। अब वापस चल के अपन संयुक्त फलनों के गुणधर्मों पे आते हैं। संयुक्त फलनों के गुणधर्म में क्या था, याद होगा आपको, एक गुणधर्म था हमारा ये कि दो एकैकी आच्छादक फलनों का जो संयुक्त फलन होता है वो किस तरीके का होता है, एकैकी आच्छादक होता है। तो हम इस चीज को यहां लिखेंगे, चूंकि दो एकैकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन एकैकी आच्छादक होता है। यह हमें गुणधर्म से पता है, ये संयुक्त फलनों का गुणधर्म है। आप देखिए F और G दोनों एकैकी आच्छादक हैं, GOF इनका संयुक्त फलन है, इसलिए GOF A से C एकैकी आच्छादक होगा। चलिए भाई, अब ये एकैकी आच्छादक भी हो गया। तो जब भी कोई फलन एकैकी आच्छादक होता है तो हमें पता है कि उस फलन का प्रतिलोम फलन भी परिभाषित होता है। प्रत्येक एकैकी आच्छादक फलन का एक प्रतिलोम फलन परिभाषित होता है। अतः GOF इनवर्स C से A पलट जाएंगे, प्रांत परिसर हो जाएगा और परिसर प्रांत हो जाएगा।
परिभाषित होगा। लीजिए भाई, हमने पहली कंडीशन पूरी कर ली कि अगर एफ और जी तो एक ही आच्छादक फलन है, ले लिए, संयुक्त फलन बनेगा इनका जीओएफ, बना के देख लिया, हो गया। और ये कि जीओएफ का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, निकल आया साहब, जीओएफ का प्रतिलोम फलन जीओएफ इनवर्स सी से ए परिभाषित होगा, पूरा हो गया, परिभाषित होगा, राइट। चलिए अब हम अगली चीज पे चलते हैं कि साहब ये प्रतिलोम फलन इस चीज के बराबर होगा। तो अपन वापस आते हैं, जो हमने चीजें ली हैं उनको फिर लिख लेते हैं। एफ है ए से बी में, जी है बी से सी में, जीओएफ कहाँ था, ए से सी में, और जीओएफ इनवर्स जो है वो कहाँ है, सी से ए में, राइट। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, चूंकि एफ जो है कैसा है, एक ही आच्छादक है, हमने मान रखा है ये किस तरीके का है, एक ही आच्छादक है। और हम जानते हैं कि हर एक ही आच्छादक फलन का एक प्रतिलोम फलन होता है, तो एफ का भी होगा, उसका नाम क्या होगा, एफ इनवर्स बी से ए। राइट। ऐसे ही जी भी एक ही आच्छादक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका प्रतिलोम फलन भी परिभाषित होगा, कहां होगा, सी से बी। लीजिए भाई, एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स, जी का प्रतिलोम फलन जी इनवर्स, दोनों परिभाषित हो गए। अब हमें इस वाले फलन को परिभाषित करना है, इनको इक्वल सिद्ध करना है। इक्वल सिद्ध करने का मतलब क्या है, हमें ये दो संयुक्त फलन है, ये जीओएफ का इनवर्स है, ये एफ इनवर्स और जी इनवर्स है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के प्रांत समान करने पड़ेंगे, इन दोनों के सहप्रांत समान करने पड़ेंगे, और प्रत्येक बिंदु पर, प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर इनका मान भी समान करना होगा। तो हमने जीओएफ इनवर्स तो परिभाषित कर लिया, अब हमें ये दूसरे वाला फलन परिभाषित करना है। तो क्या करना पड़ेगा, कैसे परिभाषित करेंगे, एफ इनवर्स को लिखेंगे नीचे और जी इनवर्स को लिखेंगे ऊपर। जी इनवर्स हमारा सी से बी में है और एफ इनवर्स हमारा बी से ए में है। ये वाला फलन हमें इस तरीके से परिभाषित करना है। क्या चेक करेंगे, ऊपर वाले का प्रांत नीचे वाले के ऊपर वाले का परिसर नीचे वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। चूंकि जी इनवर्स का परिसर सबसेट इक्वल टू एफ इनवर्स का प्रांत है, देख रहे हैं हम, जी इनवर्स का जो परिसर है वो एफ इनवर्स के प्रांत का उपसमुच्चय है या उसके बराबर है, इसलिए एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कहां परिभाषित होगा, सी से ए में, सी से ए परिभाषित होगा। लीजिए भाई, राइट लेफ्ट हैंड साइड भी परिभाषित हो गई और राइट हैंड साइड भी परिभाषित हो गई। जीओएफ इनवर्स हो गया सी से ए में और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स हो गया ये भी सी से ए में। तो अपने दोनों फलन परिभाषित हो गए, दोनों के ही प्रांत सी हैं, सहप्रांत ए हैं। ओके, इसका मतलब हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमने आधी से ज्यादा चीजें प्रूव कर ली। इस फलन को भी लिख लेते हैं हम यहां ऊपर, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये कहां है, सी से ए में परिभाषित हो गया। अब हमें लास्ट स्टेप की तरफ चलना है, बस क्या प्रूव करना है, इन दोनों के प्रांत समान हो गए हैं, सहप्रांत समान हो गए, हमें सिद्ध करना है कि इनके जो प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर इनका मान भी बराबर है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, माना के स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, तीन समुच्चय हैं ए बी और सी। तो हमने मान लिया कि ए का अवयव है कोई स्मॉल ए, बी का अवयव है स्मॉल बी और सी का अवयव है स्मॉल सी।
माना कि स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी तथा स्मॉल सी बिलोंग टू कैपिटल सी इस प्रकार है कि हमने ये मान लिया कि अवयव किस तरीके से हैं कि ए के अवयव स्मॉल ए पर फलन का मान एफ ए कितना है बी, और जी के अवयव स्मॉल बी पर, सॉरी बी कैपिटल बी के अवयव स्मॉल बी पर फलन का मान जी का कितना है जी बी बराबर सी, राइट। ये हमने मान लिया। अब देखिए एफ ए बराबर बी है, स्वाभाविक सी बात है कि इसके इनवर्स फलन एफ इनवर्स परिभाषित है, तो एफ इनवर्स बी बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ओके। और ऐसे ही जी बी बराबर क्या है सी है, तो जी इनवर्स सी बराबर क्या हो जाएगा बी। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसे 3 और इसे 4, हमने इनको ऐसे नंबरिंग दे दी। ये हमारी 4 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो हमारे काम आएंगी, राइट। चलिए पहले हम इसके लिए वैल्यू निकालते हैं, इस वाले के लिए या इसके लिए। देखिए कैसे निकलेगी। अतः स्मॉल ए, प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए के लिए हमने क्या किया, प्रांत ए का जीओएफ का प्रांत जो है ये जीओएफ के प्रांत ए का एक अवयव लिया स्मॉल ए, और इस पर जीओएफ की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली? जीओएफ की, ओके। कितना आएगा जी ऑफ एफ ए, क्या करेंगे ओ को हटा के उसकी जगह मजला कोष्टक लगाएंगे। एफ ए का मान कितना है अपने पास, देखिए समीकरण 1 से एफ ए की वैल्यू कितनी है बी, तो रख दी। जी बी की वैल्यू समीकरण 2 से कितनी है सी, तो जी ओ एफ ए का मान क्या हो जाएगा, प्रांत के प्रत्येक अवयव पर गॉस फलन का मान, प्रांत के किसी अवयव स्मॉल ए पर गॉस फलन का मान कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिए भैया चूंकि जीओएफ देखिए जीओएफ का जो प्रतिलोम फलन है वो जीओएफ इनवर्स है, तो जो कंडीशन यहां इन फलनों पे एफ लग रही है, प्रतिलोम फलन की जो परिभाषा है वही यहां काम करेगी। तो जीओएफ इनवर्स सी बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए किसके लिए, प्रत्येक सी बिलोंग टू कैपिटल सी के लिए, प्रतिलोम किससे, प्रतिलोम फलन की परिभाषा से। भाई परिभाषा तो सेम ही रहेगी, प्रॉपर्टी तो एक ही रहेगी प्रतिलोम फलन की। अगर एफ ए बराबर बी हो और एफ इनवर्स बी बराबर ए हो सकता है, तो अगर जीओएफ और जीओएफ इनवर्स, चूंकि जीओएफ और जीओएफ इनवर्स प्रतिलोम फलन है, इसलिए जीओएफ ए बराबर अगर सी है तो जीओएफ इनवर्स सी बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, राइट। चलिए मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इस चीज को, क्योंकि बाद में हम लास्ट में जब फाइनलाइज करेंगे तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्या आ गया अपने पास, जीओएफ इनवर्स हो गया सी से ए में, और जीओएफ इनवर्स सी बराबर हो गया स्मॉल ए किसके लिए, प्रत्येक स्मॉल सी बिलोंग टू कैपिटल सी के लिए। ये अपने पास आ गई इसके लिए कंडीशन, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस दूसरे के लिए चलते हैं। भाई इसका तो इसके प्रांत के प्रत्येक अवयव पे तो हमने फलन का मान निकाल लिया, उसका और निकाल लेते हैं। चलिए अब देखिए इस वाले फलन का प्रांत क्या है, सी है, तो अवयव हमें किसका लेना पड़ेगा, सी का। इसी प्रकार प्रत्येक स्मॉल सी बिलोंग टू कैपिटल सी के लिए हमने क्या किया, इस प्रांत सी का अवयव ले लिया, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सी बराबर। क्या करते हैं, ओ को हटा देते हैं और उसकी जगह मजला कोष्टक लगा देते हैं, लगा दिया। जी इनवर्स सी की वैल्यू समीकरण 4 से कितनी है बी,
तो क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स बी आ गया, राइट। अब एफ इनवर्स बी की वैल्यू समीकरण 3 से कितनी है, ए, तो ये ए आ गया। फाइनली अपने पास क्या निकल के आया, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सी बराबर स्मॉल ए, किसके लिए, प्रत्येक सी बिलोंग टू कैपिटल सी के लिए, राइट। तो जो अपने पास चीजें निकल के आई सब के बाद उसे हम यहां ऊपर लिख रहे हैं। देखिए क्या निकल के आया, ये आ गया, और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स मेरा सी से ए है, और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सी बराबर ए, किसके लिए, प्रांत के प्रत्येक बिंदु के लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों ही फलनों के प्रांत बराबर, सह प्रांत बराबर, और प्रांत के प्रत्येक बिंदुओं पर फलन के मान भी बराबर है कि नहीं है। इसलिए क्या कहेंगे अपन, इसलिए GOF इनवर्स बराबर कहेंगे F इनवर्स ओ G इनवर्स। ये हो गया हमारा गुणधर्म चौथा कंप्लीट। यहां से आगे अब अपन एक्सरसाइज 1.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।